हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी आपकी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2016 के जो यूपी टेट का आपका पेपर हुआ, इसमें कैसे प्रश्न आए सीडीपी में, वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न था इसमें कि प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो प्याजे की बात हो रही है, तो प्याजे का नाम आपने बहुत सुना होगा, जीन प्याजे। तो इन्होंने किसकी बात की थी, भाषा विकास की बात की थी, या यौन विकास की बात की, या संज्ञानात्मक विकास की बात की, या सामाजिक विकास की बात की। तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की बात की थी। ठीक है, किसकी बात की थी, संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जहां हमने अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण पढ़ा था, तो उसी टॉपिक से ये सवाल आया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब मानव शरीर के एक भाग को आप प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और उसका अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे। तो इसे हम कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। यानी कि आपने क्या किया, सीधे हाथ से कोई चीज सीखी थी और आप उल्टे हाथ से भी उसे करने लग जाएं, तो वो क्या हो जाएगा, वो द्विपार्श्विक अंतरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जब आप एक चीज से सीखते हैं, एक हाथ से सीखते हैं और दूसरे हाथ में वो चीज ट्रांसफर हो जाती है, तो उसे हम लोग द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं। तो ये भी हम जानते हैं, ये भी हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में, कि कोई चीज ऐसी है जो बहुत बार आ रही है। ठीक है, ठीक है, एक डेटा है आपके पास, उस डेटा में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलांक कहेंगे, मध्यमान कहेंगे, मध्यांक कहेंगे, या मानक विचलन कहेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा आता है उसे हम लोग कहते हैं बहुलांक। ठीक है, तो याद रखना कि प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक सबसे ज़्यादा बार आता है उसे हम लोग बहुलांक कहते हैं। ठीक है, या बहुलक कह सकते हैं, या हम लोग मोड कह सकते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी याद रखना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मोड बराबर क्या हो जाएगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। हो सकता है कि ऑप्शन में ये देखने को मिल जाए आपको, 4 ऑप्शन होंगे, सभी में अलग अलग साइन लगे होंगे, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है क्या, मोड का फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत किसने दिया था। तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि ये जो सिद्धांत था वो आपका स्किनर का था। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। ठीक है, जबकि पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो पावलोव ने दिया था क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, जो कुत्ते के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक की बात करें तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, जिसे हम लोग एसआर थ्योरी भी कहते हैं। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो वो स्किनर ने दिया, इसे हम लोग आरएस थ्योरी भी कहते थे। ठीक है, और किसके ऊपर प्रयोग किया ये आप सभी जानते होंगे, थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर किया, पावलोव ने कुत्ते पे किया, और स्किनर ने चूहे के ऊपर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा की बात हो रही है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मनोसामाजिक आ जाए, ठीक है, अगर सामाजिक से पहले मनो लगा है तो वो किसका हो जाएगा, एरिक्सन का हो जाएगा। तो विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत तो नहीं होगा इनका, क्योंकि वो किसका सिद्धांत है, तो वो है आपका एरिक्सन का सिद्धांत। विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत की अगर बात करें तो संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो है आपका जीन प्याजे का। ठीक है, और व्यवहारात्मक सिद्धांत की बात करें तो ये वॉटसन का हो जाएगा। अब बचा एक सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो अल्बर्ट बंडूरा का संबंध किससे हो जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से हो जाएगा। ठीक है, और अल्बर्ट बंडूरा कहा था सामाजिक अधिगम सिद्धांत में कि कोई भी व्यक्ति इस सिद्धांत के अनुसार कैसे सीखेगा, तो जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देखकर, सुनकर या समझकर सीखता है। तो ये अल्बर्ट बंडूरा का कहना था सामाजिक अधिगम सिद्धांत में कि कोई भी व्यक्ति खुद से चीज़ें नहीं सीख पाता, वो दूसरे लोगों को देखकर, सुनकर और समझकर सीखता है चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो बुद्धि टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है, तो बिने साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ठीक है, तो ये याद रखना कि मानसिक आयु का संप्रत्यय जो है उसका प्रतिपादन किसने किया, तो बिने ने किया था। ठीक है, अगर एक नाम लिखा होगा तो बिने का नाम याद रखना कि बिने ने किया था। ठीक है, और एक बुद्धि लब्धि का सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र भी याद रखना कि बुद्धि लब्धि सूत्र क्या हो जाएगा, IQ बराबर MA/CA × 100। ठीक है, क्या हो जाएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये हो जाएगा बुद्धि लब्धि का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है, तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, या अभ्यास का नियम। तो मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, सॉरी ट्रिक बताई थी कि कैसे याद रखेंगे, टैप से याद रखेंगे। TAP जो थॉर्नडाइक ने नियम दिए थे, 3 मुख्य नियम, T से था तत्परता का नियम, A से था अभ्यास का नियम, P से था आपका प्रभाव का नियम। तो देखिए, तत्परता का नियम भी है, प्रभाव का भी हो जाएगा, अभ्यास का भी हो जाएगा, तनाव का नियम नहीं होगा, तो B ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। तो अभी मैंने आपको बताया कि पावलोव ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, तो कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था आपको कि जहां भी सूझ आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाना गेस्टल्टवादियों की बात हो रही है। और गेस्टल्टवादी कौन थे, तो मैक्सिमम, बर्दीमर, कोफ्फा, कोहलर, ये सारे कौन थे, ये सारे गेस्टल्टवादी थे। ठीक है, और सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। अब इसमें किसका नाम लिखा है, तो कोहलर का नाम लिखा है, तो कोहलर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोफ्फा, कोहलर, मैक्सिमम, बर्दीमर, ये सारे जो थे ये सारे गेस्टल्टवादी थे, जो कि जर्मनी के लोग हैं, वो गेस्टल्टवादी कहलाते थे। और ये सूझ के सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, तो कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। और ये लोग अंश में विश्वास नहीं रखते, ये लोग पूर्ण में विश्वास रखते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार को आरंभ रखने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये किसकी बात हो रही है, प्रेरणा की बात हो रही है, संवेदना की या सीखना की या प्रत्यक्षीकरण की। तो ये भी चीज़ नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने आपको ये बताया भी था जब ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा था कि इस चीज़ से आपको क्या समझ में आएगा कि किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए ज़रूरी होती है, उसे जारी रखने के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी होती है और नियमित करने के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो किसकी बात हो रही है, तो प्रेरणा की बात हो रही है। अभी प्रेरणा मोटिवेशन अगर आपके पास होगा तो कोई भी काम आप स्टार्ट कर लेंगे, जारी भी रख लेंगे और नियमित कर लेंगे। ठीक है, तो प्रेरणा की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्मृति कम करने का उपाय है, सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो विस्मृति कम करने का उपाय पूछा गया है, तो याद रखना कि भूलने की जो बीमारी है आपकी उसे कम करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, बार बार एक चीज़ को पढ़ेंगे तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, जबकि सीखने में अगर कमी रखेंगे तो वैसे भी भूल जाएंगे चीज़ों को। त्रुटिपूर्ण विधि से यूज़ करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे तब भी भूल जाएंगे, और स्मरण करने में कम ध्यान देंगे तब भी चीज़ों को भूल जाएंगे। तो सबसे सही क्या हो जाएगा, पाठ की पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोध व भय प्रकार हैं, अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या मूल प्रवृत्ति के। तो मूल प्रवृत्ति हमने पढ़ी थी, कितनी थी मूल प्रवृत्ति, तो 14 थी। ठीक है, 14 संवेग बताए थे मैकडूगल ने और उनसे जुड़ी 14 जो मूल प्रवृत्तियां बताई थी। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद होंगे। 14 संवेग अच्छे से याद रखना, उनकी जो मूल प्रवृत्तियां उन्हें भी अच्छे से याद रख लेना। क्रोध और भय की बात हो रही तो क्रोध और भय क्या हो जाएंगे, वो संवेग होंगे। ठीक है, मूल प्रवृत्ति नहीं होंगी, क्रोध और भय क्या हो जाएंगे, संवेग हो जाएंगे। ठीक है, और ये किसने दिए थे, तो मैकडूगल ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन। तो दूसरे व्यक्ति के जो बिहेवियर है उसकी आप नकल कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो अनुकरण कहलाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के ज्ञान को सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो ये भी चीज़ हमने पढ़ी थी जब हम लोग अधिगम स्थानांतरण या अंतरण पढ़ रहे थे, तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि या पूर्व ज्ञान हो आपके पास या कोई नया अनुभव हो तो उसे सीखने के लिए अगर आपको वो हेल्प कर रहा है किसी नई चीज़ को सीखने में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जहाँ पे पॉजिटिव स्थानांतरण कहलाता है ये वाला। ठीक है, जब हमें हेल्प कर रहा होता है, सहायता कर रहा होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब हमें नुकसान कर रहा होता है, हमें दिक्कत पहुंचा रहा होता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के ज्ञान को सीखने में सहायता करते हैं तो उसे हम कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है, और जहाँ पर दिक्कत पैदा कर रहा हो तो वहाँ पर होगा नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, और जहाँ पर ना फायदा करे ना घाटा करे तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो वहाँ पर शून्य अधिगम स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। यानी कि कोई चीज़ आपने याद की थी, ठीक है, या कोई चीज़ सीखी थी, अब आप उसे स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या दोबारा आप स्मरण करने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी याद नहीं आ रही, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान। तो ये भी चीज़ हमने पढ़ी थी, तो हम क्या कहेंगे, विस्मृति कहेंगे, यानी कि भूलना। विस्मृति का मतलब होता है भूलना, कि कोई चीज़ है जो आप सीखे हुए थे लेकिन आप याद कर रहे हैं तो वो याद नहीं आ रही, दोबारा याद करने की कोशिश करते हैं फिर भी याद नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आप भूल गए उस चीज़ को, तो वो विस्मृति कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि। तो देखिए टर्मन के अनुसार क्या है कि जब 90 से 100 के बीच में बुद्धि लब्धि है किसी बच्चे की तो उसे हम कैसी बुद्धि कहेंगे, तो सामान्य बुद्धि कहलाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, नोट्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि 90 से 110 वाला जो होता है वो कैसे में आएगा, वो आ जाता है आपका सामान्य बुद्धि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। स्टैनले हॉल की यहाँ पे बात हो रही है, तो स्टैनले हॉल का जो सिद्धांत था निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि की प्रकृति। तो बुद्धि के संबंध में इन्होंने कुछ नहीं कहा था, ये चीज़ तो हमने पढ़ा था बुद्धि वाले टॉपिक में, इनका नाम कहीं भी नहीं आता वहाँ पर। दूसरा है अधगम में अभिप्रेरण की भूमिका। तो देखिए जब हम लोग अभिप्रेरणा टॉपिक पढ़ रहे थे तब भी हमने स्टैनले हॉल का नाम नहीं सुना था, ठीक है, मोटिवेशन वाले टॉपिक में भी ये नाम नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा मूल्यों का विकास, तो मूल्यों के विकास में भी कोई बात नहीं की स्टैनले हॉल ने। और चौथा है किशोरों का मनोविज्ञान, तो यहाँ पर उन्होंने बात की, जब हम किशोरावस्था पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा बात किसी की होती है तो वो स्टैनले हॉल की होती है। स्टैनले हॉल ने इसे बड़े दबाव, तनाव, तूफान की अवस्था कहा था किशोरावस्था को, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो यहीं पे सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था एडोलेसेंस। ठीक है, तो वो भी चीज़ याद रखना कि स्टैनले हॉल ने 1904 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एडोलेसेंस। ठीक है, और इसी में उन्होंने किशोरावस्था को बड़े तनाव, दबाव की अवस्था कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। तो मानव व्यक्तित्व के जो मनोलैंगिक विकास है इसको सबसे ज़्यादा महत्व किसने दिया, कमेनियस ने, हॉल ने, हॉलिंगवर्थ ने या फ्राइड ने। तो सिगमंड फ्राइड ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया था। तो डी ऑप्शन याद रखना अच्छे से कि मनोलैंगिक अगर विकास की बात होगी तो वहाँ पर हमेशा कौन आएगा, सिगमंड फ्राइड आएंगे। कि मनोलैंगिक जो विकास है इसकी बात किसने की, सिगमंड फ्राइड ने की। यहाँ पर मनोसामाजिक होता तो किसकी बात हो जाती, तो एरिक्सन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मनोलैंगिक की बात होगी तो कौन हो जाएगा, सिगमंड फ्राइड हो जाएंगे।
ठीक है। इन्होंने 5 अवस्थाओं में बांटा था मनोलैंगिक विकास को, कि किसी भी बालक का जो मनोलैंगिक विकास है वो कैसे होता है, 5 अवस्थाओं में होता है। सबसे पहली अवस्था होती है मुखी अवस्था। मुखी अवस्था में क्या होता है, बच्चा आपने देखा होगा छोटा होता है, मुंह में कुछ ना कुछ डालता रहता है, अंगूठा चूसता रहेगा, तो मुंह में कुछ ना कुछ डालने की उसकी आदत होती है, तो वो मुखी अवस्था हो जाता है। फिर गुदी अवस्था हो जाती है, ठीक है। इसमें अपने जो वैसे वाले अंग होते हैं उन्हें टच करने की बच्चों की आदत होती है। फिर लैंगिक अवस्था आ जाती है, फिर आ जाती है आदृश्य अवस्था, और लास्ट में आती है ज्ञानेंद्रिय अवस्था। तो ऐसे करके 5 अवस्थाएं हैं जो इन्होंने बताई थी, ठीक है। तो ये याद रखना कि 5 अवस्थाओं में बांटा था। और मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया है, तो सिगमंड फ्राइड ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की प्रथम मनोविज्ञानशाला को किसने स्थापित किया था। तो ये भी चीज़ हमने पढ़ा था, जो पहला ही टॉपिक था हमारा, कि मनोविज्ञानशाला का सबसे पहले किसने स्थापित किया, तो विलियम वुंट ने किया था। कब किया था, 1879 में, ठीक है। 1879 में किया था। कहाँ किया था, तो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में किया था, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेस्टोल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की गेस्टोल्ट मनोविज्ञान की, कौन कौन से थे, मैक्सिमम बर्दीमर, कोफ्फा, कोहलर, ये सारे कौन थे, ये गेस्टोल्टवादी थे। और इसमें देखिए क्या लिखा है कि गेस्टोल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी, तो फ्रांच ब्रेंटानो, मैक्स बर्दीमर, एडगर रूबिन या कर्ट लेविन। तो यहाँ पर एक ही नाम है, मैक्स बर्दीमर, जिन्होंने गेस्टोल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी, ठीक है। तो इनके सारे के नाम याद रखना कि गेस्टोल्ट मनोविज्ञानी कौन कौन है, तो मैक्सिमम बर्दीमर हो जाएंगे, इसमें कोफ्फा हो जाएंगे, कोहलर हो जाएंगे, ठीक है। और कर्ट लेविन का भी नाम इसमें आता है, ठीक है। लेकिन आधारशिला किसने रखी, तो आधारशिला रखने वाले थे मैक्सिमम बर्दीमर, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना, बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, अधिगम से, अभिप्रेरण से, स्मृति से या सृजनात्मकता से। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, अगर आप नोट्स देखेंगे, ये वाला टॉपिक देखेंगे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो संगणन का सिद्धांत होता है, ठीक है, बोल के ये चीज़ बोली थी मैंने, कि संगणन का जो सिद्धांत होता है वो स्मृति से संबंधित होता है। जैसे संगणन का मतलब होता है छन्ना, जैसे जैसे हम चीज़ें याद रखते हैं धीरे धीरे भूलते जाते हैं, छनती जाती हैं, फिर लास्ट में सब भूल जाते हैं। तो यही संगणन का सिद्धांत होता है, स्मृति से संबंधित होता है। अगर हम बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ें भूल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है। तो क्षेत्र सिद्धांत में किसका योगदान है, व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का या गेस्टाल्टवादियों का। तो क्षेत्र सिद्धांत की बात हो रही है, और क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था, तो कर्ट लेविन ने दिया था। ये चीज़ याद रखना कि जो क्षेत्र सिद्धांत था वो कर्ट लेविन ने दिया था, ठीक है। और कर्ट लेविन की अगर हम बात करें, कहीं कहीं कुर्ट लेविन भी लिखा होता है, तो कुछ भी याद रख सकते हैं आप, कर्ट लेविन कर लें चाहे कुर्ट लेविन कर लें, ठीक है। तो कुर्ट लेविन जो थे, इन्होंने दिया था आपका क्षेत्र सिद्धांत, और कुर्ट लेविन कौन थे, गेस्टाल्टवादी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवादियों ने, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इनका कहना क्या था, क्षेत्र सिद्धांत क्या कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, ठीक है। तो क्षेत्र सिद्धांत ये कहता है कि जो मानव व्यवहार होता है, कोई भी मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल होता है, ठीक है, दोनों का प्रतिफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है, व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या अभिक्षमता। तो आपने नाम सुना होगा भाटिया बैटरी। तो भाटिया बैटरी का यूज़ हमने किस में किया था, किसको नापने में हम करते थे, ये भी चीज़ हमने पढ़ी थी। तो भाटिया बैटरी में हम लोग किसे नापते थे, तो बुद्धि को नापते थे, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि बुद्धि जो होती है उसे नापने के लिए हम लोग भाटिया बैटरी जो थी परीक्षण, उसका हम यूज़ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना, भाटिया बैटरी कौन से परीक्षण है, आप कंफ्यूज मत होना। बुद्धि के जो परीक्षण है उन्हें अलग रखना, और जो व्यक्तित्व के परीक्षण है उन्हें अलग रखना, जिसमें TAT, CAT ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी क्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया, हल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या वॉटसन ने। तो देखिए, जब हम क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत की बात कर रहे थे तब हमने उसके कई सारे अन्य नाम भी पढ़े थे, ठीक है। अगर आपको याद हो, जहाँ पे हमने क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत पढ़ा था स्किनर का, वहाँ पे उसके अन्य नाम भी पढ़े थे। तो उसी में से एक नाम भी था अभिक्रमयोजित करके, ठीक है। तो उससे ही एक चीज़ क्लियर हो जाती है, अगर आपको अन्य नाम याद होते तो आप बता देते कि इस प्रत्यय किसने दिया होगा, स्किनर ने दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं, अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या अभिक्षमता। तो अगर आप सही से इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा स्थायी परिवर्तन की बात कर रहा है, जो आपके व्यवहार में होता है जब आप कोई नई चीज़ का अभ्यास करते हैं या सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीखने की बात हो रही है, अधिगम की बात हो रही है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। किसी चीज़ का आप क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, आपके अंदर स्थायी परिवर्तन ला देती है, आपके व्यवहार को बदल देती है, ठीक है। तो वो अधिगम में ही होता है, तो अधिगम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो संज्ञान की बात हो रही है, तो वो किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो देखिए, बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें समूह कारक सिद्धांत रहा आपका, या गिलफोर्ड ने जो सिद्धांत दिया था, तो इन सभी सिद्धांतों के बारे में अच्छे से जाना था। प्रतिदर्श सिद्धांत भी देखा था। तो पहला ऑप्शन है इसमें प्रतिदर्श सिद्धांत, दूसरा है समूह कारक सिद्धांत, तीसरा है गिलफोर्ड का सिद्धांत, और चौथा है आपका फ्लूइड या क्रिस्टलाइज सिद्धांत। तो संज्ञान जो है वो किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, तो वो गिलफोर्ड का जो है, JB गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है उसका हिस्सा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो JB गिलफोर्ड और उनके सहयोगी ने बुद्धि को क्या बताया था,
3D थ्योरी दी थी, ठीक है। जेपी गिलफोर्ड ने कौन सी थ्योरी दी थी? 3D थ्योरी दी थी, जो मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें जो बुद्धि है उसे 3 विमाएँ उसकी बताई थी इन्होंने। पहला सामग्री था, दूसरा संक्रिया था, तीसरा उत्पाद था, ठीक है। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको उसमें समझाई थी। तो याद रखना कि जो संज्ञान है वो किस बुद्धि का हिस्सा हो जाएगा? तो जेपी गिलफोर्ड का जो 3D थ्योरी है उसका ये हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि आपको बतानी है। तो ये तो फॉर्मूले रख लेंगे आप लोग। IQ बराबर क्या हो जाएगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष हो जाएगी। वास्तविक आयु 8 वर्ष हो जाएगी, इंटू 100 करेंगे तो 125 आ जाएगा। यानी कि उसका जो IQ है कितना हो जाएगा? 125, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं? तो ये पूछा गया कि संवेग का एक कोई सिद्धांत है जो इस विचार को मानता है कि जो संवेगात्मक अनुभव होते हैं वो संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं। तो कौन सा ऐसा सिद्धांत है? तो जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या अभिप्रेरण सिद्धांत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स लैंग सिद्धांत, ठीक है। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेम्स लैंग सिद्धांत जो है वो ये मानता है कि संवेग का जो संवेगात्मक अनुभव होते हैं वो संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि यदि कोई व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं डरता तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि अगर मान लिया कि आप किसी चीज़ देखकर नहीं डर रहे हैं, किसी चीज़ को देखकर, तो इसका मतलब है कि आपको डर का अनुभव भी नहीं होगा, ठीक है। तो यही था जेम्स लैंग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है। तो किसी इच्छा या आवश्यकता में कोई रुकावट आती है तो वो किसी चीज़ क्या कहलाएगी? कि आपकी कोई इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पा रही है, कोई आपको आवश्यकता है उसमें रुकावट पड़ जाती है, तो उससे उत्पन्न जो तनाव होता है, सांवेगिक तनाव होता है, उसे हम लोग कुंठा कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कुंठा कहलाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से या शारीरिक विकास से? तो ध्यान रखना, यहाँ पे कोलबर्ग की बात हो रही, कोहलर की बात नहीं हो रही। कोहलर ने तो सूझ का सिद्धांत दिया था। यहाँ पे बात हो रही है कोलबर्ग की, ठीक है। बैगोस्की की भी बात नहीं हो रही है, कोलबर्ग की बात हो रही है। और कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। कोलबर्ग ने बात की थी नैतिक विकास की, ठीक है। और इनका तर्क था कि नैतिक विकास जो है वो संज्ञानात्मक विकास के समानांतर चलता है। तो इनका कहना था कि संज्ञानात्मक विकास भी चलता रहता है साथ साथ, और उसी के साथ साथ बच्चे का नैतिक विकास भी होता रहता है, ठीक है। इसकी इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, उसे अच्छे से देख लेना। तो कोलबर्ग का याद रखना, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोलबर्ग ने, ठीक है। तो इसी के साथ CDP के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे, जिसमें ये तो नैतिक विकास का सिद्धांत, इसे तो आप याद रख लेंगे। साथ ही साथ जो जेम्स लैंग सिद्धांत था उसे अच्छे से देख लेना, ठीक है। और क्षेत्र सिद्धांत के बारे में अच्छे से देख लेना, कोर्ट लेविन ने दिया था ये। और भाटिया बैटरी याद रखना कि बुद्धि से संबंधित है। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ये याद रखना। तो ये किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। फिर था कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग अधिगम कहेंगे, ठीक है। और संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो गिलफोर्ड का जो 3D थ्योरी है, ठीक है, तो उससे ही संबंधित है। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन है ना, अच्छे से देख लेना, बाकी तो पेपर आसान था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।